दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम क्वेश्चन सीरीज कर ही रहे हैं और जो कि अभी हो सकता है 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिली क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, वायरल फीवर हो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों हमारी तैयारी ठीक ही चल रही है और बाकी DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन B 2020 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। उसके लिए अब तक हमने कितने क्वेश्चन 120 क्वेश्चनों पर बात कर चुके हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 120 प्रश्नों पर हम अच्छे से जान चुके हैं और 120 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। ठीक है, आज से जो स्टार्ट होगा हमारा 121 से 140 तक का, इसका मतलब है कि हम 20 प्रश्नों पर आज भी बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब तक के जितने प्रश्न थे मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, या किसी को आंसर समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि आंसर समझ नहीं आ रहा है। इसके और भी कई सारे क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो और मुझे बताने में भी खुशी होती है कि हाँ इंटरेस्टिंग के साथ आप देख रहे हो वीडियो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी। और दोस्तों आज की अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करें तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा रिलेटेड है क्वेश्चन आज के। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी जो बात करी थी, मैंने जो हमने क्वेश्चन किए थे 101 से 20 तक के, तो उसमें भी हमने क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड की ज्यादा बात की थी और आज के भी जो 20 प्रश्न है इस पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों, देखिए 121 प्रश्न नंबर देखिए आप, यानी कि 121 क्वेश्चन, प्रेक्षण अधिगम में क्या शामिल है। अब प्रेक्षण का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी कि प्रेक्षण अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या शामिल है। उन्होंने पूछा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या शामिल होता है। ठीक है, अब प्रेक्षण जैसा शब्द हमें देखने को मिल जाए तो हम समझ नहीं पाते, प्रेक्षण तो कहीं पढ़ा नहीं है, जबकि ऑब्जर्वेशन हम रट कर जा चुके हैं, बहुत अच्छे से पता ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है, लेकिन प्रेक्षण नहीं पढ़ा, प्रेक्षण समझ ही नहीं आया। कभी कभी क्या होता है ना, हम शब्द जो हिंदी के आते हैं हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रेक्षण क्या है, सब प्रत्यय क्या है, तो उसके इंग्लिश वर्ड्स भी हमें देखने चाहिए कि है क्या चाहिए। ठीक है, तो प्रेक्षण का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जर्वेशनल, यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या शामिल है या क्या इंक्लूड है। तो इसमें शामिल है दोस्तों, देखिए अवधान, टेंशन और ऋणात्मक उत्पादन और निष्पादन प्रक्रिया। अवधान, ऋणात्मक उत्पादन, निष्पादन प्रक्रिया, और नहीं लगेगा यहाँ, यानी कि अवधान और ऋणात्मक उत्पादन प्रक्रिया एवं अभिप्रेरणा। ठीक है, ये शामिल है। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हमारा क्या क्या है, अवधान है, अटेंशन है, ऋणात्मक उत्पादन है, यानी कि ग्रहण करते हैं हम। ठीक है, रिसेप्टिव जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर एक प्रैक्टिकल ले लीजिए, ऑब्जर्वेशनल कहीं लर्निंग हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो किसी चीज को देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना उस चीज को, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, अटेंशन हमारी ध्यान जो है, अवधान जो है उस प्रक्रिया से सीख रहे हैं क्योंकि हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अटेंशन दे रहे हैं उसको। ऋणात्मक उत्पादन हम उससे जो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो को कैसे देखते हो, ऐसे देखते हैं ना, आप किसी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसमें अटेंशन है आपका, ऋणात्मक उत्पादन है, यानी कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं उसको मतलब क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, यानी कि ग्रहण करने का मतलब है रिसीव कर रहे हैं उस चीज को। निष्पादन प्रक्रिया, अभिप्रेरणा का मतलब और क्या है, मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक, तो प्रेक्षण अधिगम में यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या क्या शामिल है, अवधान, ऋणात्मक उत्पादन प्रक्रिया और अभिप्रेरणा। ठीक, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 122, यानी कि क्वेश्चन देखिए 122, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं। अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, बच्चे की मानसिक आयु, अब कालानुक्रमिक जो शब्द आ गया, क्रोनोलॉजिकल एज जो है हमारी, उसके बारे में बात कर रही है। यहाँ पर अगर हम वास्तविक आयु भी लगा दें तब भी ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे इस शब्द के अलावा आपसे वास्तविक आयु भी लिख सकता है, यानी कि वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है, यानी कि जिसकी एज है 15 वर्ष और इसकी जो वास्तविक आयु मतलब मानसिक आयु जो है उसकी वो है 5 वर्ष।
ठीक है। तो वे बच्चे किस श्रेणी में आते हैं या उन बच्चों को क्या कहते हैं या वे बच्चे क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है हमारा, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी वास्तविक आयु से कम होती है तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वे कहलाते हैं दोस्तों बौद्धिक असक्षम, बौद्धिक असक्षम बच्चे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, पहले इस शब्द को मानसिक मंद बच्चे बोला जाता था, लेकिन ट्रेंड में ये शब्द यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा शब्द लगता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि मानसिक मंद, एक मंद शब्द क्या है, बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है हमको, ऑड लग रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 123 123 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर टीबीआई का विस्तार, यानी कि टीबीआई की फुल फॉर्म बतानी है आपको, टीबीआई एक्सप्लेन करना है कि टीबीआई क्या है। तो टीबीआई है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, लिख लीजिए आप इसको, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, टीबीआई का विस्तार है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि हो सकता है आपको क्लियर ना हो बाद में। क्या होता है ना, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं क्लियर नहीं होता है, तो आप साइड से जाइए, साइड में आपको ऑप्शन आएगा, वीडियो आप जब देख रहे हैं एक लेफ्ट में जाइए, एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, वहां से जाकर आप हाई क्वालिटी कर सकते हैं और आपको अच्छी दिखेगी वीडियो। ठीक, उसके बाद देखिए 124 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैचलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी के 11 उप परीक्षण होते हैं जिनमें शामिल है। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है, कैसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों, इन्होंने बैचलर प्रौढ़ बुद्धि में इन्होंने क्या है 11 परीक्षणों की बात की है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के शामिल है 11 में। ठीक है, यानी कि 6 अलग है इनके, 5 परीक्षण जो हैं वे अलग हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है बैचलर प्रौढ़ बुद्धि जो मापनी है उसमें 11 उप परीक्षण होते हैं, जिसमें जो 11 उप परीक्षण है वो 2 प्रकार के कौन कौन से, इसने ये पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कौन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं आपसे किसी भी प्रकार से, यानी कि ऐसे कौन सा उप परीक्षण है या किसने दिया है जिसमें 11 उप परीक्षण है और 2 प्रकार के हैं, इस तरीके से भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। यानी कि बैचलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी के 11 उप परीक्षण होते हैं जिसमें शामिल है, या 11 उप परीक्षण में कौन कौन से परीक्षण शामिल है, या वे परीक्षण क्या कहलाते हैं, कितने भागों में बांटे गए, इस तरीके से आपको आ सकता है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन राइट दे सकता है, 6, 5, या आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और या फिर आपसे पूछ लेगा बैचलर प्रौढ़ बुद्धि, तो किसी भी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन घुमा के बन सकता है। अभी ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। तो दोस्तों कौन कौन से उप परीक्षण इसमें शामिल है, एक तो है आपका मौखिक, यानी कि 5 जो है मौखिक हैं और 6 जो है निष्पादन। यानी कि 5 जो परीक्षण होते हैं इसमें 11 में जो परीक्षण बता रहे हैं, तो 5 तो वर्बल टेस्ट है हमारे और 6 क्या है परफॉर्मेंस टेस्ट है इसमें। ठीक है, यानी कि मौखिक और निष्पादन परीक्षण। तो हमने ध्यान क्या रखना है इसमें, एक तो हमने मौखिक निष्पादन तो याद रख लिया, लेकिन हमने उसमें ये भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है बैचलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी में 5 या मौखिक परीक्षण कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ना देकर के मौखिक परीक्षण तो आपको पता होना चाहिए 5 परीक्षण है, या पूछ रहे निष्पादन परीक्षण कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए 6 निष्पादन है और 5 मौखिक है। यानी कि 5 हमारे वर्बल टेस्ट है और 6 हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है सीपी क्या है, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए 125, यानी कि उन्होंने सेरेब्रल पॉलिसी को पूछा है प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या है। अब इसमें आंसर आपको किस तरीके से दिया हुआ होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें पूछा होगा सीपी क्या है, एक दिव्यांगता है, ठीक है, एक स्थिति है या प्रगतिशील स्थिति है, और एक ये होगी उसमें अप्रगतिशील। ठीक है, तो सीपी क्या है, अप्रगतिशील असामान्यता है, प्रगतिशील तो प्रमस्तिष्क पक्षाघात क्या है, अप्रगतिशील असामान्यता। यानी कि जहां पर उसमें 4 ऑप्शन में अप्रगतिशील असामान्यता जहां हो आप वही राइट कर देना। अगर सीपी से संबंधित क्वेश्चन आता है और उसमें अगर ऑप्शन आता
आपको अप्रगतिशील मिल जाए तो समझ लो वही है, ठीक है। उसके बाद है 126 यानी कि 126 प्रश्न नंबर देखिए आप, कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण और क्या कहलाता है, यानी कि कोहे का जो परीक्षण है तो उसके नाम से ब्लॉक डिजाइन परीक्षण नाम से जाना जाता है एक तो, और उसमें पूछ रहे हैं और क्या कहलाता है, यानी कि इसके अलावा इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लॉक डिजाइन परीक्षण क्या कहलाता है, या कोहे का परीक्षण कौन सा है, या कौन कौन से हैं, तो या कोहे का डिजाइन ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसने दिया है, या ब्लॉक डिजाइन परीक्षण के प्रतिपादन को, इस तरीके से आपको कुछ भी किस भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार नोट कर लें इसको, कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण और क्या कहलाता है, उन्होंने और पूछा है तो कहलाता है निष्पादन परीक्षण दोस्तों, परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण, ठीक है, निष्पादन परीक्षण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई। इन्होंने वह संस्था पूछी है जहां पर सतत, ठीक है, और समग्र मूल्यांकन, ठीक है, CCE कॉन्टिनेंस एंड कंप्रोहेंसिव इवैल्यूएशन का बात हो रहा है यहाँ पर, तो पूछ रहे हैं कि कौन सी संस्था या किस संस्था द्वारा लागू की गई थी यह प्रक्रिया स्कूल में शिक्षा में, यानी कि किसी भी विद्यालय में स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई, तो वह की गई थी CBSE बोर्ड द्वारा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा, इसको भी आप नोट कर लें। उसके बाद है आपका 128 प्रश्न नंबर 128 देखिए दोस्तों, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित अध्यापक प्रपत्रता परीक्षण क्या कहलाता है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है थोड़ा क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लेते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में, यानी कि अध्यापक शिक्षा संस्थाएं जो हैं उनमें प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित अध्यापक परिपत्रता परीक्षण क्या कहलाते हैं, यानी कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में जो उम्मीदवारों के लिए चयन हेतु आयोजित परीक्षण या परिपत्रता परीक्षण जो होता है या आयोजित किया जाती हैं ऐसी परीक्षाएं, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है, वे टेस्ट क्या कहलाते हैं, तो वे टेस्ट कहलाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि हमारा अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, इसको भी आप नोट कर लें ठीक से। अभिक्षमता लिखा है, एप्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 129 यानी कि 129 देखिए आप, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत प्रबलन की किस अनुसूची द्वारा अर्जित व्यवहार के स्थायित्व होने की संभावना होती है, तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें अर्जित व्यवहार के स्थायित्व होने की संभावना है, और किसमें पूछा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पूछा है इन्होंने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत प्रबलन की किस अनुसूची द्वारा अर्जित व्यवहार के स्थायित्व होने की संभावना है, तो देखिए इसमें बहुत सारी हमारी अनुसूचियां हैं, उसमें दी गई है। अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारी जो अनुसूची है वह है परिवर्ती अनुपात अनुसूची, ठीक है, आप इसको लिख लें, परिवर्ती अनुपात अनुसूची, ठीक है, जिसमें क्या होता है, व्यवहार के स्थायित्व होने की संभावना हो जाती है, अर्जित व्यवहार के स्थायित्व होने की संभावना बढ़ती है या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन सी है, परिवर्ती अनुपात अनुसूची, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 130 देखिए दोस्तों, 130 प्रश्न नंबर देखिए, कौन सी स्थिति लघुकृत शिक्षण कहलाती है, या स्थिति है, या लघुकृत शिक्षण क्या है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया आप देखिए, लघुकृत केवल पूछा गया इन्होंने, ठीक है, यानी कि इस शब्द क्या होगा, कौन सी स्थिति, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो लघुकृत शिक्षण कहलाती है। अब लघुकृत में अब स्थिति तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इन्होंने बस ये पूछा है लघुकृत शिक्षण क्या कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूछने का अर्थ बस इतना ही है कि लघुकृत शिक्षण क्या कहलाता है, तो हम सभी जानते हैं माइक्रो टीचिंग, उसके बाद है दोस्तों हमारा 131 प्रश्न देखिए, 131 देखिए दोस्तों,
प्रक्षेपित साधन कौन कौन से हैं? अब हमको क्या है, साधन पता है हमको क्या क्या है, लेकिन बात क्या आ जाती है, हम क्वेश्चन में प्रक्षेपित समझ नहीं पाते प्रक्षेपित क्या है या ये क्या लिखा है, प्रक्षेपित का अर्थ क्या है। साधन तो समझ आ रहा है, साधन कौन कौन से। अब प्रक्षेपित का अर्थ होता है दोस्तों, हमारे जो प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं, जो साधन होते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स हम यूज करते हैं शिक्षण के दौरान में, तो वे कौन कौन से एड्स उन्होंने पूछे हैं, तो कौन कौन से हैं। प्रक्षेपित का मतलब है दोस्तों प्रोजेक्टेड, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो कौन कौन से, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एपिडाइस्कोप, ठीक है, एपिडाइस्कोप हो गया। तीसरा हो गया हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक। यानी कि हमारा प्रक्षेपित साधन यानी कि हमारे जो प्रोजेक्टर एड्स हैं उन्होंने ये पूछा है कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया हमारा, एपिडाइस्कोप हो गया और हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें से बहुत ही ज्यादा हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन ना आए, कोई घुमा के पूछ ले। अब इसमें पूछा है प्रतिक्षेपित साधन कौन कौन से हैं, तो क्या होगा, अब इसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे, एक तो ये होगा या नहीं होगा। अब कभी कभी हो सकता है दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल जाए इस तरीके से, प्रक्षेपित साधन कौन सा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पता है आपको कौन सा है, ब्लॉक बोर्ड, यानी कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड है हम कक्षाओं में यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड जो है वह हमारा प्रोजेक्टर एड्स नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो हमारा प्रक्षेपित साधन नहीं है, यानी कि प्रोजेक्टेड एड्स नहीं है। तो क्वेश्चन ये देखिए 31वां जो हम बता रहे हैं 131 क्वेश्चन की, यानी कि ऑब्जेक्टेड एड, वो प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से थे, हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। अब कौन सा नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है, एक प्रोजेक्टेड एड्स नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों 132, यानी कि 132 प्रश्न देखिए दोस्तों, छात्रों की वर्तनी में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा कक्षा में संचालित शोध किस वर्ग में आता है। यानी कि उसमें कैटेगरी पूछी गई है कि किस वर्ग में आएगा वह कार्य जो शिक्षक द्वारा कक्षा में संचालित शोध, यानी कि उन्होंने संचालित शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना, तो किस वर्ग में आता है, पूछा है छात्रों के वर्तनी में सुधार, ठीक है, स्टूडेंट की जो यूज करने पड़ती है उसमें सुधार हेतु शिक्षक द्वारा कहा गया है कक्षा में संचालित शोध किस वर्ग में आता है, तो उसे कहते हैं क्रियात्मक शोध या अनुसंधान, क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक शोध अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 133 देखिए 133, प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है। प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है, यानी कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रक्रिया है उसमें एक विशेषता है, इस शोध के बाद प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, छात्रों द्वारा भर्ती की कक्षा में संचालित शोध क्या कहलाता है। अब प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, उपचार चरों का हेर फेर, आपको ये दिखा होगा उसमें, ठीक है, हेर फेर, उपचार चरों का हेर फेर जो है इधर उधर करना है उनको, ठीक है। प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है, तो उसमें क्या होता है, उपचार चरों का हेर फेर होता है, तो उसकी ये क्रिया प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक विशेषता है। उसके बाद हमारा प्रश्न देखिए 134 यानी कि 134 देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी का माप है। अब इसमें सेंट्रल टेंडेंसी का माप पूछा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है, तो कौन कौन से हैं इसमें देखिए, मध्यांक है, अगर मैं एक बताऊंगी हो सकता है ये ना आए तो तीनों बता देती हूँ आपको, ठीक है, मध्यमान, बहुलांक, ठीक है, मध्यांक, मध्यमान
और बहुलांक। ठीक है, ये तीनों ही आपको बता दिए, तीनों में से कोई भी दिख गया 4 ऑप्शन में आप लगा देना। ठीक, उसके बाद क्या है 135 प्रश्न देखिए आप, 135 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 1817 में हार्टफोर्ड में, हार्टफोर्ड एक जगह है, हार्टफोर्ड में डेफ बधिरों के लिए पहला अमेरिकी आवासीय विद्यालय किसने स्थापित किया था? यानी कि हमारे जो डेफ बच्चे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं 1817। अब ये प्रश्न दो तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, हार्टफोर्ड में डेफ या बधिरों के लिए पहला अमेरिकी आवासीय विद्यालय कब खोला गया? ठीक है, स्थापित इसमें पूछा है किसने किया। ठीक है, अब ये कब खोला गया तो हमें पता होना चाहिए। 1817 में हार्टफोर्ड में डेफ बधिरों के लिए पहला विद्यालय खोला गया। अब किसने खोला तो उसके राइटर जो जिन्होंने प्रतिपादित स्थापित किया है थॉमस हॉपकिंस ने खोला था ये। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए दोस्तों दो तरीके से आ सकता है। पहले तो आपका इस तरीके से पूछा गया है कि किसने स्थापित किया गया था। हो सकता है इस क्वेश्चन को ढूंढ ले, दोबारा से इसको चेंज कर ले, पूछने का तरीका अपना, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न ही चेंज होते हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। अब ये पूछ सकते हैं आपसे, हार्टफोर्ड में बधिरों के लिए पहला अमेरिकी आवासीय विद्यालय कब खोला गया? ठीक है, तो कब खोला गया? 1817 में। और किसने खोला? तो थॉमस हॉपकिंस ने खोला। ठीक, उसके बाद प्रश्न देखिए 136 यानी कि 136 क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, करवर्तनीय संप्रेक्षण यानी फिगर स्पीच किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है दोस्तों जोनास वेस्टरवेल्ड से। करवर्तीय संप्रेक्षण फिंगर स्पीच किससे संबंधित है? तो जोनास, आप इसको लिख लीजिए, वेस्टरवेल्ड से संबंधित है। ठीक, उसके बाद हमारा प्रश्न है 137 यानी कि क्वेश्चन नंबर 137 देखिए दोस्तों, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना कब हुई? यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए या छात्रों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना कब हुई? आप स्पेशल एजुकेशन का हिस्ट्री अगर आपने नहीं देखा है तो इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उसमें से बनने हैं आपके, कम से कम 40 प्रश्न हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का आता है। ठीक है, 100 में से 40 प्रश्न सारे स्पेशल एजुकेशन से संबंधित होते हैं, तो 40 नंबर का हो गया वो। तो दोस्तों उसमें आप देख लेना, आपको उसमें से क्या है कम से कम 10 प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का आप देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे आप उसमें से पढ़ पाएंगे। उनकी सने याद कर लीजिए, कब स्थापना हुई, कब खोला गया, कौन सा अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, किस अधिनियम में इनके लिए बात की गई, तो वे सारी चीजें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूछ रहे हैं दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1748 में, यानी कि 1748 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 138 देखिए, 138 दोस्तों, संकेत भाषा एक कैसी भाषा है? यानी कि साइन लैंग्वेज कैसी भाषा है? एक तो संपूर्ण भाषा है, अपने आप में संपूर्ण भाषा है। अब इसमें ऑप्शन आपको कई सारी, लिपि पूछेगा, क्या यह लिपि है? लिपि नहीं है, संपूर्ण भाषा है। ठीक है, फिर है 139 देखिए, 139 देखिए, भय के अधिगम की किसके द्वारा सर्वोत्तम व्याख्या होती है? यानी कि भय अधिगम, फेयर लर्निंग में किसके द्वारा सर्वोत्तम व्याख्या होती है? ठीक है, उन्होंने पूछी है जिसमें डर से सीखता है कोई भी व्यक्ति या बच्चा, क्या है, अगर हम डर देते हैं उसको कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर देंगे, तो इसको पनिश किया जाएगा या कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं भय के अधिगम में, यानी कि डर के अधिगम में, अधिगम की किसके द्वारा सर्वोत्तम व्याख्या होती है? किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है भय के अधिगम को? तो वह है दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल अनुबंधन। क्लासिकल
बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है 140 प्रश्न यानी कि 140। देखिए आप प्रश्न की लैंगिक स्थायित्व जेंडर कंसिस्टेंसी के विकास का प्रथम चरण क्या है। लैंगिक स्थायित्व का पूछा है इन्होंने, जेंडर कंसिस्टेंसी के विकास का प्रथम चरण क्या है, लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण क्या है। तो लैंगिक संसूचन, लैंगिक संसूचन। अब लैंगिक संसूचन क्या है दोस्तों, जेंडर लेबलिंग है ये, जेंडर लेबलिंग, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, जेंडर संसूचन यानी कि जेंडर लेबलिंग, लैंगिक संसूचन। ठीक है, यानी कि लैंगिक स्थायित्व के विकास का चरण जो है प्रथम चरण पूछा है, उसने द्वितीय नहीं पूछा है, प्रथम चरण पूछा है। तो भैया लैंगिक संसूचन यानी कि जेंडर लेबलिंग। तो ये हमारे आज 30 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। इससे आगे का भी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। बाकी कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं जो मैम 21 डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो ऐड की गई है नई दिव्यांगताएं, तो वो बहुत जल्दी मैं आपको कराने वाली हूँ। और बाकी क्वेश्चन सीरीज हमारी चलती रहेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है आपको, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।